Hey everyone, welcome to Poly's Psychology. I hope you all are doing good. This is the practice of 6 marks questions video for chapter 3. And in the previous videos, we have already discussed the 6 marks questions for chapter 1 and 2. So this video is for chapter 3. एंड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि चैप्टर 3 के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आने के उतने पॉसिबिलिटीज़ नहीं हैं, बट स्टिल एज वी आर प्रैक्टिसिंग तो मैंने बना दिया है 2 सवाल इसमें. सो आई वांट यू ऑल टू डिस्कस दिस आंसर विथ मी, सो वॉच दिस वीडियो एंटायरली. एंड बिफोर starting the video, I would like to request you all to click on that subscribe button below and share this video among all your friends who are preparing for the CBSE board exam. So let's start. The first question which I have prepared is, what is stress? Explain in detail the effects of stress on psychological functioning and health. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्ट्रेस का मतलब बताएं एंड आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ. सो इसका पूरा प्रॉपर टॉपिक बना हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन प्रिपेयर किया है एंड द आंसर गोज लाइक दिस. फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को मैंने ऐसे लिखा है, स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप. सो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस डेफिनेशन कि इसमें कह क्या रहा है. तो स्ट्रेस को हमने कुछ इस कदर डिस्क्राइब किया जहाँ पे वी आर रेफरिंग स्ट्रेस एज द पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस. स्ट्रेस क्या है? एक पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस है. स्ट्रेस कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है या एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स नहीं है. स्ट्रेस में एक पैटर्न की तरह ऑर्गेनिज्म के अंदर में डिफरेंट लेवल्स पर रेस्पॉन्सेस होती हैं. कब होती हैं? जब कोई एक स्टिमुलस इवेंट उनके सामने होता है या जब कोई वो स्टिमुलस इवेंट को फेस करते हैं तब उन्हें स्ट्रेस होता है. सो इट इज़ लाइक डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट स्टिमुलस इवेंट. स्टिमुलस इवेंट है तभी स्ट्रेस अराइज होगा. एंड व्हाई दिस इज नोन एज स्ट्रेस? बिकॉज दिस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप. तो सपोजिंग जो प्रॉब्लम है, जो स्टिमुलस इवेंट है, अगर वो उस पर्सन के कंट्रोल में है तो उसे उस चीज़ से स्ट्रेस नहीं आएगा. अगर वो सिचुएशन को वो कंट्रोल कर सकता है, अगर उसे फेस कर सकता है, तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल नॉट बी स्ट्रेस. सपोजिंग आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. जब आप किसी टेस्ट या एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं या जब आपके फेवरेट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना होता है तो आप स्ट्रेस्ड नहीं रहते बिकॉज यू हैव गॉट दैट कॉन्फिडेंस. आई मीन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो तब आपको क्या है ना, स्ट्रेस नहीं होता है. लेकिन जब कोई डिफ़िकल्ट से पेपर का एग्ज़ाम होना होता है तब हमें मन ही मन में ऐसा लगता है जैसे कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं या हम सच में प्रिपेयर्ड नहीं होते अच्छी तरह से, तो तब हमें स्ट्रेस होता है जब हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल रहा है. तो स्ट्रेस इसी के लिए कब होता है? जब एक स्टिमुलस इवेंट सामने है तब ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस होता है जिसके बारे में हम डिटेल्स में नीचे डिस्कस करेंगे. तो जो पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस होता है वो क्या करता है? वो एक पर्सन के एबिलिटी टू कोप को एक्सीड कर जाता है. मतलब वो उससे कोप नहीं कर सकता, तभी वो अपने आप को बताता है कि आई एम अंडर स्ट्रेस, मैं स्ट्रेस में हूँ. एंड दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड. तो जो स्टेट ऑफ माइंड जो है, हमारा शांत सा मन होता है जब हम फुली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अपने काम में, डिफरेंट मतलब करियर में, वर्क में, घर में, सब तरफ, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाते. सो जो एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ है हमारे एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए डे टू डे लाइफ में, एक ह्यूमन बीइंग का, एक ऑर्गेनिज्म का एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए जो एक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर जाता है स्ट्रेस एंड इट एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप. सो वंस अगेन, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्सेस एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ
person's ability to cope. So I hope कि मेरे explanation के बाद से आपको इसका definition एकदम से याद हो गया होगा. So that's why I tell you all कि वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर नहीं डिस्कस करवाती, मैं आपके रिविजन के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ and I want you all to understand the concepts well. इसलिए तो मैं बीच बीच में समझाती भी हूँ, आपसे कहती भी हूँ कि कहाँ अंडरलाइन करना है, नहीं करना है. तो अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. So the next point here is, it is originated from the Latin word strictus meaning tight or narrow and stringier. देखिए, हम अगर इसको सिर्फ डिफाइन करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि एग्जामिनर जब चेक करेंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने सभी पॉइंट्स को लिखा है अच्छी तरह से, इसे कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, तो वो जल्दी से मार्क्स नहीं काट सकते. तो इसी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना चाहे पढ़ लें, याद कर लें, अगर आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको टाइम की शॉर्टेज हो जाए एग्ज़ाम वाले दिन, और फिर आप कुछ पॉइंट्स भी भूल जाएं. इसी के लिए राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और ये सारी पॉइंट्स को भी याद से लिखिएगा. ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, जैसे इसका लैटिन वर्ड क्या है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो पूछा है हम उसकी ओर चलते हैं. द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ आर एज फॉलोज. तो पहला है जिसको कि मैंने ए लिखा है, दैट इज इमोशनल इफेक्ट्स. तो स्ट्रेस के इमोशनल इफेक्ट्स क्या होते हैं? People who are stressed, they have mood swings, show erratic behavior which is undesirable and suffer from anxiety and depression. तो जिन भी लोगों में स्ट्रेस होता है उनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं. मूड स्विंग्स का मतलब है कभी गुस्सा आया तो कभी सैड हो गए, तो कभी मतलब एकदम ठीक ठीक मूड था और अचानक से एकदम सब पे इरिटेशन होने लग गया. तो ये क्या है, जो खुद ही अपने लाइफ में स्ट्रेस्ड होते हैं वो दूसरों को भी एराटिक बिहेवियर करते हैं, मतलब लोगों के साथ अजीब सा बिहेवियर करते हैं क्योंकि वो खुद परेशानी में हैं. और ऐसा अक्सर होता है कि हम कई बार लोगों को ऐसे जज कर देते हैं कि यार वो तो एकदम से अजीब सा स्वभाव है उनका, हमेशा से चिड़चिड़ रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उनके लाइफ की स्टोरी क्या है. हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ अपना कुछ पर्सनल स्ट्रेस हो, या वो किसी दौर से गुजर रहे हो जिसके बारे में हमें नहीं पता, इसी के लिए वो सबके साथ ऐसा बिहेव करते हैं. दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल. सो इसी के लिए वी शुडंट जज एनीवन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो लोग अक्सर मूड स्विंग्स होता है उनको बहुत ज़्यादा, एंड वो एक अजीब टाइप का बिहेवियर करते हैं जो कि बाकियों को अच्छा नहीं लगता. दैट इज़ अनडिज़ायरेबल. कोई अगर आपके साथ आके हमेशा से चिड़चिड़ होकर बात करे तो हमें कभी भी वो पर्सन अच्छे नहीं लगेंगे. और ऐसे लोगों में जो ऑलरेडी स्ट्रेस में हैं उनके अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होता है. वो बहुत जल्दी एंग्जाइटी में आ जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं सिचुएशंस में, और ईजिली डिप्रेशन भी उन्हें हो सकता है. In some cases, a vicious circle of decreasing confidence starts, which leads to other emotional problems. तो इसका मतलब है कि इमोशनल इफेक्ट्स जो है, इमोशन का मतलब है हमारे मन की भावनाएं. तो भावनाएं कैसे हो रही हैं? फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहा है स्ट्रेस के अंडर में. तो मूड स्विंग्स जब हो रहा है, बिहेवियर में इम्पैक्ट हो रहा है, अजीब तरह का व्यवहार कर रहे हैं हम लोगों के साथ, तो तब क्या होगा कि उसमें कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि लोगों से सुनने को मिलेगा बात अगर ऐसा आप करते हैं तो एक विशियस सर्कल हो जाता है जहाँ पे इंसान को कंट्रोल नहीं होता अपने बिहेवियर में, अपने थॉट्स में, इमोशंस में. इसी के लिए वो स्ट्रेस में रहता है और स्ट्रेस की वजह से उसे ये सारी चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. When under stress, human body releases certain hormones such as adrenaline, cortisol, and these hormones, what they do is that they affect the heart rate, blood pressure level, metabolism. तो जब हमारा ह्यूमन बॉडी स्ट्रेस के अंडर में रहता है तो तब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट होता है बॉडी से, जिसे कि एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल कहते हैं. नाउ ये दोनों जब सिक्रीट होते हैं तो ये लोग हमारे बॉडी के कुछ प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा हार्ट रेट, हार्ट बीट का रेट, ब्लड प्रेशर लेवल, मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा देता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. मेटाबॉलिज्म को स्लोअर कर देता है. तो ये सारी अनडिज़ायरेबल चेंजेस होने लगती हैं स्ट्रेस की वजह से. नाउ दीज चेंजेस दे हेल्प अस टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली व्हेन अंडर प्रेशर, बट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड.
इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द लॉन्गर टर्म्स। तो इसी के लिए हमें कहा जाता है कि हमें स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, हमें हमेशा से शांत मन में बातों को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और शांत मन से ही सारे डिसीजंस लेने चाहिए। बिकॉज ये जो 2 हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, ये दोनों का जो सिक्रीशन है ये शॉर्ट पीरियड्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब आपके टीचर अनाउंस करते हैं कि 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम होना है या टेस्ट होना है किसी टाइप का, तो तब आपका क्या होता है कि आपके बिहेवियर में एक चेंजेस देखने को मिलता है। यू आर मोर अवेयर नाउ, आप अलर्ट हो जाते हो और 2 दिन में बहुत अच्छी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, भले ही आपने पूरे महीने भर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो ये क्या है कि ये आपको रेडी करवाता है, ये जो अलर्टनेस है ये आपको चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी करवाता है। हम अगर किसी स्टेज परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं स्कूल में या कहीं पे भी वर्क प्लेस में, तो तब हम देने से एकदम से पहले हम एंग्शियस होते हैं, हमारा हार्ट बीट हाई होता है, हमें हल्का सा नर्वसनेस होता है, चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन क्यों ना हो जाए। ऐसा मोस्टली, मतलब सभी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है। तो ये नर्वसनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अच्छी तरह से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। आप मोर अवेयर होते हैं कि मैं कैसे, मेरा पोजीशन कैसा है, क्या मैं अच्छी तरह से मतलब परफॉर्म कर पा रही हूँ, मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं ऑडियंस के साथ कांटेक्ट करना चाहती हूँ, तो मतलब कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने वर्क से, अपना जो भी आप पेश करने जा रहे हैं स्टेज में। तो ये सारी जो भी मतलब हॉर्मोन्स का जो इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, ये तेज़ जो धड़कनें जो तेज़ हो जाती हैं हमारी, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहा तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये हमें जैसे मतलब डिजीज़ेस में भी बदल सकता है। इसी के लिए कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ सी, cognitive effects. Now stress prolonged over a period of time may lead to mental overload. तो अगर ज़्यादा देर तक हम स्ट्रेस में रह रहे हैं, एकदम से खुद को बोल रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि इवेंचुअली आपको मेंटल ओवरलोड हो जाएगा एंड दिस कैन मेक अ पर्सन टेक फॉल्टी डिसीजंस। घर में आप गलत डिसीजंस लेंगे और गलत डिसीजंस के वजह से, वो चाहे घर में हो, करियर में हो या कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, उससे क्या होगा कि लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वही होंगे, क्योंकि आप गलतियां करेंगी तो आपको लोगों से भी सुनना पड़ेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स होगा, झगड़े होंगे, फेलियर होगा, आपको फिनेंशियल लॉस होगा, आपको फेलियर जैसा महसूस होगा और फिर आप अपने आप से डिप्रेशन में चले जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। सो दीज कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आर मेनली जो है वो है पुअर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी। तो कंसंट्रेशन में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम में, इसी के लिए गलत डिसीजंस लेते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं और फिर आप लास्ट में जितना भी मतलब आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैंने कोई अगर 2 मिनट पहले कुछ बोल के कि आपको याद नहीं होगा, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। डी इज़ बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, मतलब अच्छी तरह से आपको अपना खाना अच्छी तरह से खाने को मन नहीं करेगा, आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स का इंटेक बढ़ा देंगे, जैसे कैफीन, अल्कोहल, कई बार ड्रग्स भी होता है लोगों के केसेस में। एंड सम ऑफ द टिपिकल बिहेवियरल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस सीन आर डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स। आप अच्छी तरह से रात को नींद नहीं आना, ये तो बहुत ही कॉमन है, काम में हो या स्कूल में हो या कहीं पर भी। इंक्रीज्ड एब्सेंटीज़म, मतलब आप अवॉइड करने लगते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं, आप नहीं जाते काम पे। एंड रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स कॉन्सेंट्रेशन अगर पुअर है तो वर्क परफॉर्मेंस भी पुअर ही होगा। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Stress is a silent killer. Discuss the techniques used to manage stress and lead a peaceful life. तो यहाँ पे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स पूछा गया है। हम पहले कुछ इस कदर स्टार्ट करेंगे आंसर का। Due to lifestyle changes, stress is on the increase. Therefore, school, office and communities are concerned about knowing techniques to manage stress. तो यहाँ पर जो टेक्निक्स आपके बुक में गिवन है, आपको उसी के बारे में ही लिखना है।
फर्स्ट इज़ रिलैक्सेशन टेक्निक। कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक में हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक में बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और लोअर पार्ट से ही चलते चलते धीरे धीरे वो ऊपर आता है और फिर हम उसे फेशियल मसल्स तक लेके जाते हैं। और ये प्रोसेस कुछ इस कदर होता है जहाँ पे कि आपका पूरा बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड हो जाता है। इसी के लिए इसे रिलैक्सेशन टेक्निक कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हम डीप ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने मसल को कुछ रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से कि व्हेन योर आइज आर क्लोज्ड एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तो उसमें ऑलरेडी आपका माइंड काम हो जाता है, बॉडी रिलैक्स होता है। इसी के लिए ये लोअर पार्ट से स्टार्ट होकर धीरे धीरे प्रोग्रेसेस अपवर्ड्स एंड देन फेशियल मसल्स तक जाता है। सेकेंड प्रोसेस इज द मेडिटेशन प्रोसेस और प्रोसीजर्स. It involves refocusing of attention that brings about an altered state of consciousness in which the meditator becomes unaware of any outside stimulation. तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन जो है आइदर हम अपने सांस की ओर ले लेते हैं, एंटायर अटेंशन, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है हमारे सामने, हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके मेडिटेट करते हैं, या फिर कोई एक ऐसा थॉट को हम सोच के उसके बारे में मेडिटेशन करते हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करके भी हम अपने आंखों को बंद करके इमेजिन करके हम उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो मन इतना रिलैक्स्ड हो जाता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा होता है हमें खबर नहीं होता. हम आंख बंद करके एक जगह में बैठ के एकदम शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं. Third is biofeedback. It is a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training. तो इसमें 3 stages होते हैं. पहला is the you need to develop an awareness of the particular physiological response. Supposing कोई thought के वजह से या कोई particular stimulus event के वजह से आपका heart rate बढ़ता है, और heart rate बढ़ने के साथ साथ जितने भी वो बॉडी में अनडिज़ायरेबल हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन हो जाता है, एंड देन आप एंटायरली स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो पहले हमें हार्ट रेट को पकड़ना है कि ये है वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि हमें स्ट्रेस पहुंचा रहा है, एंड देन सेकेंड लर्निंग वेज टू कंट्रोल इट इन क्वाइट कंडीशंस. तो फिर हम सीखते हैं कि कैसे उसे हम कंट्रोल करें. जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए. और थर्ड है कि ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल. ये ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को जो स्ट्रेस में हैं, तो फिर वही लोग इसी चीज़ को, इसी ट्रेनिंग को सीखते हैं एंड दे ट्राई टू ट्रांसफ़र दैट कंट्रोल इनटू द कंडीशंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ. तो एवरीडे लाइफ में वो अप्लाई करके इससे मदद होता है उन्हें. नाउ फोर्थ इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. This technique, it uses imagery and imagination, and you must set a realistic goal before visualizing because it helps you to build confidence. Now it's best to use this technique when mind is quiet, body is relaxed and your eyes are closed. Fifth one is the CBT or the cognitive behavioral technique. Stress inoculation technique training is one of the effective method developed by Mission Bomb. Now there are 3 main phases. इसके 3 phases हैं. पहला is assessment, which involves discussing the nature of the problem and seeing it from the client's viewpoint. Second is the stress reduction technique. This involves learning techniques like relaxation and self-instruction. And third is the application and follow through. It is applied to real life situation. तो इस वाले फेज में इसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है. लास्ट वन इज द एक्सरसाइज एंड इट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड an active outlet for the physiological arousal experienced in response to stress. So regular exercise, it improves the efficiency of the heart, enhances the function of the lungs, lowers the blood pressure, reduces fat in the blood, etc. Therefore, one should exercise at least 4 times a week for 30 minutes. तो exercise क्या है? ये सिर्फ stress लोगों के लिए नहीं है. Exercise हर एक individual के लिए है, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर हमारा जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो नेचुरली ठीक रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर के सारे प्रोसेसेस. और अगर हम स्ट्रेस में होते हैं या हमें किसी बात का मतलब कोई कुछ बॉदर कर रहा होता है, सो एक्सरसाइज इट प्रोवाइड्स एन एक्टिव आउटलेट फॉर द फिजियोलॉजिकल अराउजल एक्सपीरियंस्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. तो इसी के लिए ये स्ट्रेस को भी कम करने के लिए मदद करता है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैंने 2 ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है. एज आई सेड, आई होप यू ऑल लाइक इट.
So thank you for watching.